Hello friends, this is Ashok Kumar. Welcome to you. Welcome to you in our YouTube channel Science World. हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अलंकार के अलंकार का जो पहला पार्ट था उसमें हमने पहले 10 अलंकारों को कंप्लीट किया था और हमने उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले 10 अलंकार को पढ़ चुके हैं और ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो 10 फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको पढ़ेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, उसको जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर इसमें से आपको कुछ समझ में आता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें देखिए आपका 11वां नंबर हमने इसीलिए लिया है क्योंकि 10 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। 11वें नंबर पर आपका आता है रिपीटेशन। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो अपने नाम को खुद बता रहा है, रिपीट करना। इतना सा वर्ड क्या बता रहा है? रिपीट करना, यानी रिपीट द सेम वर्ड, जिसमें सेम वर्ड के वर्ड रिपीट हो जाएं एंड फ्रेजेस, या तो पूरा एक सेंटेंस का पार्ट या फिर उसका वर्ड दोबारा से रिपीट हो जाए, तो वहाँ पर समझ लेना फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, रिपीटेशन वाला। जैसे कि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सा अदर्स हैप्पी, मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने दूसरों को खुश देखा है। एंड बिकॉज आई नो शुड हैप्पी, और मैंने ये जान लिया है कि हमें खुश रहना चाहिए, इसलिए मैं खुश हूँ। यानी बार बार हैप्पी 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 तीन चार जगह क्या किया है, इसको रिपीट किया है सेम वर्ड को, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन वाला। ये देखते हैं आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। अगला है आपका 12वें नंबर पर क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स या क्लाइमैक्स जो आप इसको बोलो। क्लाइमैक्स क्या होता है? एक ऐसी आपको एक जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें वर्डों को कुछ इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते हुए ऑर्डर में हो, यानी सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में हो। एक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा कि कौन सा होगा। इसमें क्लाइमैक्स होगा, एक उसका अपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स या एंटी क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स में क्या होगा? जब सीरीज ऑफ आइडियाज़ सीरीज ऑफ आइडियाज़ सीरीज ऑफ आइडियाज़ in an ascending order, in an ascending orders। जब सीरीज ऑफ आइडियाज़ जो होंगे वो क्या होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्लाइमैक्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल में आप कैसे लोगे? इसका एग्जांपल उसी प्रकार से याद रखोगे जिस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है, यानी लुकअप। लुकअप, ऊपर देखिए, इन द स्काई, look up in the sky, it's a bird
It's a word. It's a plane. It's a plane. अब देखिए इसमें जो सीरीज ऑफ आइडियाज़, वो जो वर्ड्स हैं उनको कैसे सेट किया है। लुक अप, ऊपर देखिए, इन द स्काई, लुक अप इन द स्काई, इट्स ए बर्ड, इट्स ए प्लेन, प्लेन, यानी इसको कैसे सेट कर रखा है। जब सीरीज ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ड्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको ऐसे अरेंज किया हो कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो कौन सा हो जाएगा, क्लाइमेक्स। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, एंटी क्लाइमेक्स। क्या हो जाता है, एंटी क्लाइमेक्स। पूरा ही लिखना पड़ेगा ये तो। जब इसमें सीरीज ऑफ आइडियाज होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। जब सीरीज ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स जो भी होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इट मीन्स कुछ ऐसे ऑर्डर्स में ऐसी चीज़ बनी हो कि उसमें पहले जो चीज़ आनी चाहिए थी वो बाद में जाएगी, और जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आएगी। वो क्या हो जाएंगे, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें एंटी क्लाइमेक्स आपका क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच। इसके एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, ही लॉस्ट हिज फैमिली, ही लॉस्ट हिज फैमिली। याद करने के लिए अभी ऐसा एग्जांपल लिखना पड़ेगा जो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। ही लॉस्ट हिज फैमिली, लॉस्ट हिज कार, एंड लॉस्ट हिज मोबाइल, लॉस्ट हिज मोबाइल। अब देखो, उसने ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को खोया। ही लॉस्ट हिज कार, उसने अपनी कार को खोया, एंड अपने मोबाइल को खोया। देखो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, उसकी फैमिली थी, लेकिन सबसे पहले उसने उसी को खो दिया। यानी अगर एक सही मायने में देखा जाए तो क्या खोना चाहिए था, उसका मोबाइल खोना चाहिए था, उसकी कार खोनी चाहिए थी, लास्ट में उसकी फैमिली आनी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा सेट कर दिया कि उसकी फैमिली को पहले खो दिया, फिर कार को खो दिया, फिर मोबाइल को खो दिया। यानी उसको कैसे सेट कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर कहीं पर आइडियाज़ जो होंगे उनको, उनके वर्ड को कुछ ऐसे सेट किया जाए कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम, इस प्रकार से डिसेंडिंग होती चली जाएगी, तो उसको हम एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा आता है, दो आपके हो गए इसमें। अगला आपका इमेजरी। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। इमेजरी से, इमेज से आप समझ सकते हो कि भाई इमेज, जैसे कि इमेजिन नहीं करता होता है, इमेजिन तो अद्भुत होती है, अद्भुत कोई चीज़, लेकिन एक वो होता है ना इमेजिन करना। आप सोच लो, इमेजिन करो ऐसी चीज़ों को, यानी आप अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करो, ऐसी थिंकिंग क्रिएट करो, यानी जिसमें कुछ किसी बातों को, कल्पनाओं को रखा गया हो, तो उसमें क्या होगा, इमेजरी आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसके एग्जांपल में आई एम थिंकिंग अबाउट हरियाणा पुलिस SI, क्या लिख सकते हो, आई एम, ये इसका एग्जांपल है। आई एम थिंकिंग अबाउट हरियाणा पुलिस SI। मैं हरियाणा पुलिस SI के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या सोच रहा हूँ, उसकी जॉब लेने के लिए सोच रहा हूँ। यानी आप जो मर्जी बनाना चाहो ऐसे सेंटेंस को जिसमें किसी भी चीज़ को
के लिए एक इमेज क्रिएट की गई हो, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे कि कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है? इमेजरी। सॉरी स्टूडेंट्स। अगला है आपका एपेस्ट्रोफी। एपेस्ट्रोफी तो आपको अपने वैसे ही समझ में आ गया होगा। एपेस्ट्रोफी साइन कुछ ऐसे होता है ना, ठीक है। यही साइन आपको इस सेंटेंस में लगा हुआ मिलेगा, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि ये एपेस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें यहाँ। वैसे इसकी डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हो? एन एपेस्ट्रोफी इज अबाउट डायरेक्ट एड्रेस टू ए पर्सनल फीलिंग ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। जिसमें क्या होगा कि पर्सनल किसी चीज़ का एड्रेस दिया होगा, किसी चीज़ को एड्रेस करना होता है। एपोस्ट्रॉफी में और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा ही फ़र्क है। पर्सोनिफिकेशन में तो क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को, नेचर की किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रिएक्ट करते हुए दिखाया जाए जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स हो। सिर्फ ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाएगा नेचर की किसी भी चीज़ को, वो पर्सोनिफिकेशन होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए और उसका एड्रेस भी दे दिया जाए साथ में, उसको डिनोट कर दिया जाए किसी भी चीज़ से, तो उसके अंदर हो जाएगा आपका एपोस्ट्रोफी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? ओ सॉलिट्यूड, ये आपको ये साइन है एपोस्ट्रोफी का, ये बता देगा कि इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ये बिल्कुल ही आसान फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसमें आपको साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ मिलेगा जो एपोस्ट्रोफी को शो करेगा। Here are the charms. The sage have seen in the face. ये देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या है, आपको केवल यहीं से आइडिया मिल गया है कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एपोस्ट्रोफी साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज होगा, वो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? ये इसमें भी अपोजिट वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं, बताता हूँ। एंटीथेसिस में क्या होता है, इसमें देखो ऑक्सीमोरॉन में भी अपोजिट वर्ड्स थे और इसमें भी अपोजिट वर्ड्स यूज होंगे। लेकिन जो ऑक्सीमोरॉन्स में क्या था, ऐसे अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि उसमें डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़, ऐसा एग्जांपल दिया था, यानी आपके पास क्या ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, मतलब ओरिजिनल कॉपीज़ दोनों को एक साथ रखा गया था, तो क्या था, वो ऑक्सीमोरॉन था। लेकिन जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट वर्ड तो हों लेकिन वे एक साथ ना हों, कहीं अलग अलग एडजस्ट कर रखे हों, तो क्या होएगा, वो एंटीथेसिस होएगा। जैसे कि लव इज़ द एंटीथेसिस ऑफ हेट। इसका एग्जाम्पल यहाँ से आराम से समझ सकते हो। लव इज एंटीथेसिस ऑफ हेट। लव इज एंटीथेसिस ऑफ हेट। प्यार क्या है? एंटीथेसिस है, इट मीन्स उल्टा है। जहाँ पर किसी जो सेंस है उसको उल्टा कर दिया गया हो।
उसकी सेंस को ऐसे प्लॉट दिया गया हो, ऐसे हो सेंटेंस में जो सेंस अपोजिट आ रही हो। लव इज द एंथिथेसिस ऑफ हेट। प्यार क्या है? नफरत का उल्टा है। ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। ऐसे एंटी मैंने उल्टा होता है, वैसे भी ध्यान रख सकते हो। ये चीज़ इससे मिल रही है बिल्कुल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका और कौन सा बच गया। इदम। इदम तो आप जानते ही हो, इदम एंड फ्रेजेस। इदम एंड फ्रेजेस आपने सुना ही होगा। कहावतें, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इसमें भी यही सेम रहेगा कि भाई इसमें क्या होगा, वेयर मीनिंग डज नॉट रिलेटेड टू लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड। जैसे कि हमने किसी को कोई बात कहनी है, कहावतों, कहने वाली बातों से ही कहावतें ऐसे वर्ड निकला हुआ है। इट मीन्स जैसे कि हिंदी में हम कई बार कहते हैं तेरे को आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, यानी वो एक कहावत है। बहुत सारी कहावतें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी जिसमें क्या होता है, कोई बात तो कह दी, इट मीन्स कहावत है, कोई बात तो कह दी लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं है जो वो कह रहा है। उस बात के थ्रू वो कुछ और कहना चाह रहा है, कुछ और मीनिंग आपको समझा रहा है। तो उसमें क्या हो सकता है, इदम होगा, वो कहावतें होंगी, आपको आसानी से याद हो सकती हैं ये चीज़ें। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। बी केयरफुल नॉट मिस द ट्रेन। ध्यान से जाना, ट्रेन को मिस नहीं करना, कहीं तुम ट्रेन को मिस ना कर दो। वो आपको सावधान करना चाह रहा है किस चीज़ के बारे में, कि ट्रेन को मिस ना कर दी हो। अगर एक थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ें, बी केयरफुल, ध्यान से, नॉट मिस द ट्रेन, ट्रेन को मिस नहीं करना, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या निकला? ट्रेन को मिस नहीं करना है तो ट्रेन को पकड़ना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। यू कांट पुल द वूल ओवर माई लैग। आप मेरे को मेरी टांगों से ऊपर नहीं खींच सकते। भाई ये भी कोई एक कहावत है जिसमें वो कुछ ऐसी बातों को कहना चाह रहा है जो इसके ओरिजिनल मीनिंग को आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालोगे तो उसका वो मीनिंग नहीं है जो आप निकाल रहे हो, उसका कोई और मीनिंग होता है। जैसे कि इंग्लिश में और बहुत सारी कहावतें होती हैं। ऑल थिंग्स गिल्टर इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो उसका क्या मीनिंग होता है, यानी वो एक ऐसी बात कही गई है जिसमें वो बताना चाह रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यानी कोई भी दो चीज़ें जो एक जैसी होंगी, ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक जैसे करेक्टर हों, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी इनके अंदर। नेक्स्ट है आपका यूफिमिज्म। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म, यूफिमिज्म एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, ये इसको आप कैसे याद रखोगे, ये दुख वाली बातों के लिए यूज किया जाता है। इसमें ऐसी बातों को बताना चाहेगा जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो उसके बारे में आपको कुछ बताना है, या फिर उसके बारे में आपको किसी को ये बताना है कि वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो उसको, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, वो चला गया। मतलब इसका क्या मीनिंग है, हैज़ डाइड, वो क्या हो चुका है, ये गलत लिखी गई स्पेलिंग, हैज़ डाइड। इसका क्या मीनिंग हो गया कि वो मर चुका है। यानी एक बहुत दुखों की बातों को आप
इस प्रकार से कहें कि सामने वाले को दुख भी ना हो और आपने जो कहना है वो कह भी सको। एक भद्दा सा ना लगे कि आप किसी को ये कहें कि वो मर गया, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। उसको इस प्रकार से कह सकते हो, ही पास्ड अवे। ठीक है। ही एक एक छोटा सा वर्ड इसमें सामने आता है, किक्ड द बकेट। किक्ड द बकेट, इसका क्या मतलब होता है? बाल्टी को लात मार दी? नहीं। किक्ड द बकेट का मतलब हैज़ डाइड। इसका ही मीनिंग क्या होता है? हैज़ डाइड। यानी ऐसी शौकपूर्वक बातों को बताने के लिए जिसमें आपको डायरेक्टली आप वे बातें नहीं कह सकते, उनके लिए आप किसका यूज करते हो? यूफेमिज्म, फिगर ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट आपका आता है एपिग्राम। एपिग्राम बहुत ही इजी है। 19 नंबर का आपका ये एपिग्राम। एपिग्राम ये जितनी प्रोवर्ब्स होती हैं, प्रोवर्ब्स जो आपकी कहावतें होती हैं, जो आपने इदम्स में भी पढ़ी थी, वही वे किसके अंदर भी काउंट होती हैं? एपिग्राम के अंदर भी काउंट होती हैं। तो आपको जब ऑप्शन मिलेंगे, अगर उसमें कोई प्रोवर्ब्स दी हुई है, तो उसमें एपिग्राम और इदम्स दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों में हम सेम सेंटेंस यूज करते हैं, सेम सेंस निकल के आती है। तो जब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो उस सेंटेंस के नीचे जो ऑप्शन होंगे उनमें एपिग्राम और इदम्स एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आपने यूज किया डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। भाई सभी को पता है हीरा हीरे को काटता है, लेकिन इसका मीनिंग तो ये नहीं है जो ये कहना चाह रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको किसी व्यक्ति की इक्वालिटी को जांचना है, तो उसके सामने ऐसे व्यक्ति को लेकर जाना पड़ेगा जो उसके इक्वल हो, चाहे वो एजुकेशनल में हो, चाहे वो हाइट वेट, मतलब जैसे कि आप रेसलिंग करते हो, उसमें डायमंड कट्स डायमंड का एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होता है। यानी आप एक 70 किलो का रेसलर है और एक 120 किलो का रेसलर है, उनकी आप रेसलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि 70 वाले को वो भले ही 120 वाला काट सकता है, ठीक है, लेकिन 120 वाले को काटने के लिए हमें एक ऐसे रेसलर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 120 किलो वेट हो। यानी डायमंड कट्स डायमंड, इक्वलिटी होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका आता है ओनोमेटोपिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इजी है। ओनोमेटोपिया क्या होता है? आपका एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इतना इजी है कि आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना पड़ेगा, साउंड। क्या याद रखना पड़ेगा? साउंड। भाई ओनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके लिए केवल आपको साउंड याद रखना पड़ेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए और उसके अंदर किसी जानवर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको साउंड दी जाए, चाहे उसमें ह्यूमन हो चाहे कोई भी जानवर हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको साउंड दी जाए तो उसके अंदर कौन सा होगा? ओनोमेटोपिया। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लोगे? आई कैन हियर, आई कैन I can hear the barking of dogs। अब देखो, मैंने सुना, क्या सुना? बार्किंग, मतलब जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनकी आवाज़ को सुना। आई कैन, सुन सकता हूँ, सॉरी, आई कैन हियर द बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ।
यहाँ पर भोगते कौन है? कुत्ते भोगते हैं। आवाज़ आ रही है ना आपके पास? आवाज़ आ रही है ना, साउंड आ रही है ना? अगर सेंटेंस में साउंड आएगी तो ओनोमेटोपिया होगा। ये हमारे टॉप 20 फिगर ऑफ स्पीच थे। अब आप कोई भी HSSC का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसको चेक कर सकते हो, या कोई भी एग्जाम्पल निकाल के देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आपको इन टॉप 20 में से ही मिलेंगे। वैसे टोटल 32 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इन अवर इंग्लिश, लेकिन हमने टॉप 20 कर लिए हैं, हमारे लिए इतना बहुत है। हमारे एग्ज़ाम में यहीं से केवल इन 20 से ही कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच आएगा, और अगर उन 32 में से कोई एक आ भी जाता है, जो बचे हुए 12 हैं उसमें से कोई एक आ भी जाता है, तो आप इन 20 में से 3 एग्जाम्पल ज़रूर मिलेंगे, उसके अंदर 3 आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, तो इन 3 ऑप्शन को कट कर देना, आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।